तो पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटीज का चुनाव लोगों ने किया है, बल्कि सरकार ने नहीं किया। तो लोगों के कहने पर ही सरकार जो है वो काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट सिटीज शहरीकरण जो है वो कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक अवसर है। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में पंजाब के भटिंडा और अमृतसर में पहुंचे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। साथ ही उन्होंने आम जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की कोशिश की। वित्त मंत्री के सफर में जी बिजनेस भी उनके साथ जुड़ा और हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी को जेटली के साथ एक दिन बिताने का मौका भी मिला। देखिए हमारी खास पेशकश, ए डे विद अरुण जेटली। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली हाल ही में पंजाब के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भटिंडा और अमृतसर में पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत की और सरकार की उपलब्धियों को पंजाब के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ दौरा किया और देश और पंजाब के आर्थिक और राजनीतिक मूड को भांपने की कोशिश की। पंजाब के भटिंडा एयरबेस पर सुबह से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ एयरफोर्स के जवान भी वित्त मंत्री अरुण जेटली के स्वागत के लिए तैनात थे। दनदनाता हुआ वित्त मंत्री जेटली का काफिला भिसियाना एयरबेस से निकला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के समारोह में शरीक होने के लिए पंजाब के भटिंडा पहुंचे हुए हैं। भटिंडा के भिसियाना एयरबेस से उनका पूरा काफिला यहां से निकलता हुआ आप देख सकते हैं। यहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली यहां पर एक शहर में एक रिजॉर्ट में कार्यक्रम में शरीक होंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला यहां से निकल रहा है। और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की जो कि यहां पंजाब में सरकार है उसके तमाम कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जो शिरोमणि अकाली दल के केंद्रीय नेता हरसिमरत कौर बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, ये तमाम नेता वहां मौजूद होंगे। भिसियाना एयरबेस भटिंडा शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वित्त मंत्री का काफिला यहां पंजाब के गांवों और गलियों से होता हुआ निकल रहा था। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के कार्यकर्ता वित्त मंत्री के स्वागत में मौजूद दिखे। शहर के बीचों बीच एक बड़े से हॉल में विकास पर्व के समारोह का आयोजन किया गया था। जैसे ही वित्त मंत्री जेटली यहां पहुंचे, पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के साथ उनकी पत्नी और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पगड़ी पहनाकर जेटली का स्वागत किया। और विकास पर्व के इस समारोह में वित्त मंत्री के साथ साथ पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष और राज्य मंत्री विजय सांपला, उपेंद्र कुशवाहा और प्रदेश प्रभारी प्रभात झा भी दिल्ली से खास तौर पर भटिंडा पहुंचे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त ठीक मंच पर विराजमान हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, साथ ही साथ यहाँ पर विजय सांपला, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद हैं। इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के पास 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए है और इसी आधार पर यहाँ पर वो वोट मांगेंगे अगले साल। हालांकि अगर देखें तो जो शिरोमणि अकाली दल है और बीजेपी की संयुक्त सरकार है, उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिससे कि इस गठबंधन को निपटना होगा। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मोदी सरकार विकास के लिए समर्पित है और देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पूरी दुनिया में साख बढ़ी है और ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे तेज गति से विकास हासिल करने वाला देश बन गया है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जो विकास पर मनाया जा रहा है, उस विकास रथ की अगर किसी ने बागडोर संभाली है, अर्थव्यवस्था की बागडोर, तो वो है वित्त मंत्री अरुण जेटली जी। सर, 2 साल पहले जो अर्थव्यवस्था की विकास रथ था वो कहीं गड्ढे में अटक गया था या कहीं भटक गया था, लेकिन 2 साल के बाद देख रहे हैं कि 7.6 7.9 की रफ्तार से भाग रहा है, वो भी ग्लोबल स्लोडाउन के मतलब अपोजिट माहौल में। सर, ये 2 साल की उपलब्धियों के बारे में जो आपका ये असेसमेंट है, अगर पूरा आकलन लेना है तो 2 साल पहले कहा जाता था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, नीति निर्माण को लकवा मार चुका है, पूरा दुनिया भारत की तरफ देख नहीं रही थी। एक इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने लिखा कि जो आई है इंडिया वो ब्रिक्स में से बाहर हो जाएगा। विश्व की 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो नीचे आ रही थी, जिनको कमजोर 5 कहा जाता था, द फ्रेजाइल 5, हम उसमें पहुंच गए थे। तो यूपीए एक प्रकार से इस तरह के आईसीयू में इस देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ के गई और उसके कई आपको प्रमाण नजर आते थे। जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से विश्वसनीयता पुनः कायम करना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। निर्णय लेना, सही दिशा में लेना, एक दिशा में लेना। जब पूरी दुनिया सफल होती है और उसमें हम भी तैर जाएं, तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जब दुनिया विरोध और मुखालिफ तरीके से चलती है, स्लो डाउन के मोल्ड में है, उसमें हम तरक्की करें और पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रेजाइल 5, उसमें से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएं, मुझे लगता है सरकार का जो अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट है उसका सबसे बड़ा सबूत ये है। सर, जो आने वाले चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और 2 साल की उपलब्धियां जो सारे मंत्री लोग बता रहे हैं हर जगह, आपको लगता है कि ये 2 साल की उपलब्धियां जो हैं इन विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी? लोगों को लगेगा कि हाँ, बीजेपी निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि लोग तुलना करते हैं और तुलना के साथ साथ राज्यों में कई बार राज्यों के मुद्दे भी आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि जो इस आने वाले 1-1.5 साल के चुनाव में निश्चित रूप से हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। जो नया गवर्नर आएगा सर, उसके सामने 2 चुनौतियां छोड़ के गए हैं पुराने गवर्नर। एक है कि एनपीए की समस्या जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया, और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी की कमी। ये दोनों जो समस्याएं हैं वो कितनी बड़ी समस्या रहेगी आने वाले दिन? देखिए, जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मैं मानता हूं डॉक्टर राजन के टेन्योर में सरकार और आरबीआई के समन्वय से ये बहुत सकारात्मक एक कदम आगे बढ़ा है। आरबीआई एक एक्सपर्ट संस्था है, आरबीआई गवर्नर उसके प्रमुख होते हैं और सरकार एक जवाबदेही होती है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी दोनों की कंसल्टेशन में बने और आरबीआई गवर्नर का उसमें क्रिटिकल रोल रहे। ये एक फॉर्मूला जो हमने बनाया एक्ट को बदल के, आरबीआई और सरकार ने कंसल्टेशन करने के बाद, वो एक अच्छा फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर राजन के उत्तराधिकारी होंगे, उनके ऊपर यह दायित्व आएगा कि उसको एग्जीक्यूट करना। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और आरबीआई एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक अनुभवी इंस्टीट्यूशन है, और सरकार के जो नुमाइंदे होंगे वो भी अच्छे स्तर के लोग होंगे, वो मिलकर एक निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचेंगे। एनपीए वाला, जहां तक एनपीए का विषय है, ये एक गंभीर समस्या है। गंभीर इसलिए है कि लोन देना बैंक का काम है, विकास के लिए लोन आवश्यक है। कोई 100% अपनी पूंजी नहीं लगा पाता, ना ही किसी के पास है, और इसलिए बैंकों की जो क्षमता है लोन्स देने की, बैंक कमजोर होते हैं तो उनके ऊपर असर पड़ता है। इसलिए जो एक प्रक्रिया बैंक्स की बैलेंस शीट को साफ करना, और साफ करने के बाद उसमें से बैंक की क्षमता को बढ़ाना, ये एक सरकार के सामने भी एक प्राथमिकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है सरकार द्वारा और आरबीआई द्वारा डॉक्टर राजन के टेन्योर में, वो प्रक्रिया आगे चलेगी और एक संयम के साथ
जिसमें लोन भी मिलते रहे और एनपीए भी कम हो जाए। पैनिक रिएक्शन में लोन देने बंद हो जाए जिसका नुकसान होगा, ऐसी परिस्थिति ना हो। और हम वो एक प्रक्रिया पूरी करेंगे। और मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ समय चुनौती का तो निश्चित रूप से है एनपीएस के सवाल पर, लेकिन जिस प्रकार से बैंक्स के ऑपरेशनल प्रॉफिट्स हो रहे हैं इसको हम ओवरकम कर पाएंगे। एसबीआई वाला तो हो गया सर, एसबीआई ने डिसीजन ले लिया सर, अभी आने वाले बहुत सारे बैंक है उस पर सरकार कितनी जल्दी? एसबीआई का एक स्वाभाविक डिसीजन था, एक सरल डिसीजन था, लेकिन बाकी बैंक्स के तुलना में बैंक्स को मजबूत करना वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और जैसे ही एक बार बैंक्स मजबूत होते हैं फिर उसके बाद उनमें कोई कमजोर रह जाता है तो उसको किसी मजबूत के साथ करना, ये चयन हम बाद में करेंगे। आपने अपने इकोनॉमिक सवालों के साथ साथ राजनीतिक सवालों का भी जवाब दिया। हम उम्मीद करेंगे जो एसएडी और बीजेपी का गठबंधन है वो तीसरी बार भी यहाँ पर आए और आप लोगों को जो 2 साल का पूरा जो उपलब्धि मोदी सरकार का है लोगों तक पहुंचे और तीसरी बार भी यहाँ रखेंगे। देखिए, आज के इस बठिंडा के कार्यक्रम में जो प्रेजेंटेशन सुखबीर सिंह बादल ने दिया, सच में पंजाब के अंदर जिस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो विकास का है। यहाँ की कृषि अच्छी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और अब उद्योग, विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग के उद्योग और शिक्षा, ये 3-4 चीजों को अच्छी तरीके से हम सुधार पाएं, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जेटली ने पंजाब में जनता को संबोधित किया। मोदी जी की सरकार के 2 साल पूरे हुए। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार किसानों के विकास और कल्याण का खास ध्यान रख रही है और हाल ही में लॉन्च की गई फसल बीमा योजना से किसानों की खराब हुई फसलों का पूरा मुआवजा उन्हें मिल सकेगा। हर तरीके नाल अपने साधन दे पाते जाइए। भारत विकास पर्व के तहत जेटली ने कहा कि इस साल देश के 35 छोटे शहरों से एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया जाएगा और खास तौर से पंजाब में भटिंडा और आदमपुर एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान पंजाब में कांग्रेस नेता और अपने पुराने प्रतिद्वंदी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि कैप्टन की काली आमदनी की चर्चा यहां से लेकर स्विस बैंकों तक है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इस सरकार से पछता रहे हैं। दिल्ली से उंजी सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा पैसा लगता डेवलपमेंट विच, सड़कां अच्छियां है, इतिहासिक शहर है, यूनिवर्सिटियां बनिया हुई हैं, उत्थे तो कोई शताब्दी नहीं शुरू करनी, उत्थे कोई एयरपोर्ट नहीं बनाना, वो तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए ने। केवल लोकल सरकार 5-7% काम कर दे तो दिल्ली अपने आप आराम नाल चलेगी, लेकिन उहदे विच भी सरकार ना चलाओ, किसी ना किसी मुद्दे नूं लैके रोज झगड़ा पाओ। इस राजनीति तो पंजाब नूं बचाना है। वित्त मंत्री से पहले बोलते हुए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की आर्थिक प्रगति की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार राज्य के विकास और यहां की जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार है। वहीं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पंजाब में कई सारे फूड पार्क की शुरुआत हुई है। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भटिंडा एयरपोर्ट शुरू करने की एक बार फिर मांग की। जेटली साहब नाल मैं हुणी गल कर रहा सी, जिहड़ी उन्होंने नवी पॉलिसी एविएशन की लियांदी है, हुण बठिंडे तो इस अगले महीने 2 महीने हवाई सेवा शुरू कर लगे है। नवी पॉलिसी कैबिनेट ने पास करती है। कोयले दे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਪਿਆ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगले 8-10 दिनों में भटिंडा एम्स को पूरी तरह से मंजूरी मिल जाएगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। भटिंडा में कार्यक्रम खत्म होने के बाद पास के ही एक अन्य जगह पर वित्त मंत्री के भोजन का प्रबंध था और भोजन के बाद वित्त मंत्री सीधे भिसियाना एयरबेस की तरफ रवाना हो गए। यहां से उन्हें अमृतसर जाना था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पंजाब के दौरे में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के दौरान दो बात पर खास तौर से जोर दिया। पहली बात ये कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पंजाब की अर्थव्यवस्था भी पिछले कई सालों में काफी बेहतर हुई है, और दूसरी बात ये कि मोदी सरकार पर पिछले 2 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, यानी कि मोदी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना लगाते हुए कहा कि दिल्ली के लोग पछता रहे हैं और आगामी पंजाब के चुनाव में पंजाब की जनता कुछ ऐसा न कर दे कि उन्हें बाद में पछताना पड़े। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, भटिंडा। तो एक और अरुण जेटली भटिंडा की सैर पर निकले थे, तो दूसरी और दुनिया की सैर पर निकला सोलर एनर्जी से चलने वाला विमान सोलर इंपल्स 2 स्पेन पहुंच चुका है। यह विमान अमेरिका में था। स्पेन तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे अटलांटिक महासागर को पार करना पड़ता है। इस सोलर प्लेन की औसत रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन बिना रुके इसने 71 घंटे में यह कारनामा कर दिखाया। सोलर इंपल्स 2 ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सोलर इंपल्स 2 ने गुरुवार को सोलर एनर्जी से न्यूयॉर्क से स्पेन तक की हवाई यात्रा पूरी कर इतिहास बना दिया। अटलांटिक महासागर के ऊपर न्यूयॉर्क से स्पेन यात्रा के दौरान इंपल्स 2 के पायलट बर्ट्रैंड पिकॉर्ड ने कॉकपिट के अंदर से विमान और खुद की सेल्फी ली और एक वीडियो भी बनाया। सोलर इंपल्स 2 अटलांटिक महासागर के ऊपर जमीन से करीब 28,000 फीट ऊपर उड़ान भर रहा था। स्पेन पहुंचने के बाद पिकॉर्ड ने गुड मॉर्निंग स्पेन लिखकर एक ट्वीट भी किया। स्पेन पहुंचने के बाद पिकॉर्ड ने इस यात्रा को अद्भुत बताया। गुड मॉर्निंग सेविलिया! सोलर इंपल्स 2 ने गुरुवार को अटलांटिक महासागर की 6,272 किलोमीटर की दूरी को 71 घंटे में पार कर लिया। सोलर इंपल्स 2 ने 20 जून रात 2:30 बजे न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी और 23 जून सुबह 7:30 बजे स्पेन के सेविल एयरपोर्ट पर उतरा। सोलर इंपल्स 2 की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे थी। स्पेन एयरपोर्ट पर उतरने से पहले रंग बिरंगे अंदाज में स्पेन के एयरफोर्स ने सोलर इंपल्स 2 का स्वागत किया। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने से लेकर स्पेन पहुंचने तक के पूरे सफर का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा था। सोलर इंपल्स 2 इस वक्त दुनिया भर की यात्रा पर निकला है। इस विमान को 2 पायलट बारी बारी से उड़ाते हैं। बर्ट्रैंड पिकॉर्ड के अलावा स्विस कारोबारी आंद्रे बोर्सबर्ग भी इसे उड़ाते हैं। इस बार न्यूयॉर्क से स्पेन की यात्रा में पिकॉर्ड इस विमान को उड़ा रहे थे। पिकॉर्ड की ये 13वीं उड़ान थी। दुनिया भर की यात्रा का अभी अपना 15वां चरण पूरा करने वाले सोलर इंपल्स 2 ने 9 मार्च 2015 को अबू धाबी से इसकी शुरुआत की थी। इस सोलर प्लेन में 1,70,000 से ज्यादा सोलर सेल्स लगे हैं, जो बोइंग 747 के फैलाव से भी ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।